हेलो दोस्तों, मैं शिवधर पांडे शिक्षाविद सौरभ क्लासेस की तरफ से। तो जैसा कि कल की कक्षा में हमने बौद्ध धर्म संबंधी प्रश्नोत्तरियों के बारे में चर्चा की थी और पढ़े थे। ढेर सारी कहानियाँ, कुछ बातें जो मिसिंग थी उसमें बताई गई थी। आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, मगध साम्राज्य। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ढेर सारी कहानियाँ हैं। मगध साम्राज्य के एक शासक का नाम मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। ठीक है, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व वाले शख्सियत थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले देखते हैं मगध साम्राज्य के बारे में कुछ चीज़ें। सॉरी, मौर्य साम्राज्य के बारे में। सॉरी फॉर मिस्टेक्स। तो मौर्य साम्राज्य में हमने कई शासकों के बारे में दो ऐसे शासक हैं जिसके बारे में आपने कहीं न कहीं से कुछ न कुछ कहानियाँ जरूर सुनी होगी। एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे अशोक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से थे। 3 स्रोत थे। ठीक है, पहला स्रोत आपका कौन सा था? मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। ठीक है, चाणक्य की अर्थशास्त्र। तीसरा, अशोक के अभिलेख। इसमें सबसे ज़्यादा सटीक और प्रामाणिक जानकारी अगर जिससे मिली है तो वो कौन सी है? अशोक के अभिलेख। सबसे प्रामाणिक और सबसे सटीक जानकारी मिली है मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, चाणक्य की अर्थशास्त्र नाम से तो हमको लगता है कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड होगी, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होगी, लेकिन असल में ये जो पुस्तक है ये राजनीति से संबंधित है। इसमें आपको बताया गया है कि एक राजा बनने के लिए कौन कौन से गुण शख्सियत में होने चाहिए, और एक राजा बनने के लिए आपके राज्य को किस किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, धन की, कौन से पद की, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, ये सब अर्थशास्त्र में बताया गया। ठीक है, तो हम लोग चर्चा किस पे करेंगे? चर्चा करेंगे अशोक के अभिलेख पे। ठीक है, सबसे प्रामाणिक है और सबसे सटीक जानकारी इसी से मिली है। तो शुरू करते हैं अपने पहले स्रोत। बताते हैं फिर से, मौर्य साम्राज्य आज का हमारा चैप्टर है। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की हम लोग पहले देखेंगे किसी भी चैप्टर के बारे में कि इसका स्रोत क्या था, कहाँ से पता चला इस साम्राज्य के बारे में। 3 स्रोत थे। पहला मेगास्थनीज के इंडिका। दूसरा, चाणक्य की अर्थशास्त्र। ये नाम ही अर्थशास्त्र है लेकिन ये संबंध राजनीति से रखती है। अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक जो थे, बताते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में आपको, उसमें आपको बताते हैं चीज़ें। इसको मिटा देते हैं। तो कहाँ पे चर्चा शुरू करेंगे? अशोक के अभिलेख के बारे में। अशोक का अभिलेख। अशोक क्या था? प्रथम राजा था जिसने जनता से या जनता को अभिलेखों के माध्यम से जो है आवाहित किया था।
आह्वान किया था, बात किया था या जनता में अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाया था। ठीक है, अशोक ऐसे पहले राजा थे हमारे इतिहास में। ठीक है, और अभिलेख लिखने की परंपरा हमने कहाँ से सीखी है? अभिलेख की परंपरा हमने ईरानियों से सीखी है। कहाँ से सीखी है? ईरानियों से। ये भी प्रश्न है। ठीक, अब सोचिए आप, जहन में एक प्रश्न उठता है कि जब सर्वप्रथम कोई एक अभिलेख मिला होगा, ठीक है, चाय पीते हुए पढ़ाते हैं, जब कोई अभिलेख मिला होगा तो कैसे पता चला होगा कि ये अशोक का ही अभिलेख है? अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं इतिहास, काफ़ी खुदाइयाँ हो चुकी हैं, तो हमको तो ऐसे ही पता चल गया कि अशोक के अभिलेख थे। लेकिन उस दरमियान अभिलेख मिले कैसे होंगे? जैसे आज के समय में अगर हम खेत में जैसे जुताई वगैरह करते हैं या अपना पुराना घर, कच्चा घर या कोई भी घर गिरवाते हैं, तो उस दरमियान हमें खुदाई में जैसे बहुत पुराने ज़माने के बर्तन मिल जाते हैं या फिर सिक्के मिल जाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाती है। तो ऐसे ही कहीं पे एक अभिलेख मिला होगा, ऐसा अनुमान ही लगाया गया है। उस पर न पता कैसे चला? तो पता कैसे चला, उस पर अशोक का एक नाम था जो सबसे चर्चित नाम था, वो नाम था देवानाम प्रियदर्शी। ये जो है अशोक के अभिलेखों पर सर्वाधिक लिखित नाम है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेखों पे यही नाम लिखा गया है, देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी के पीछे एक कहानी बता सकते हैं आपको कि अशोक, कहानियों में ऐसा बताया गया है कि अशोक जो है दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं था। ठीक है, तो अशोक क्या थे कि उन्होंने अपना ऐसा नाम रखा था देवानाम प्रियदर्शी, ताकि उनको ये महसूस हो कि वो खूबसूरत हैं। और वो अपने आसपास बताया जाता है कि हमेशा सुंदर लोगों को ही रखते थे, जो भी उनके इर्द गिर्द ज़्यादातर समय व्यतीत करते थे। और बहुत सी कहानियाँ हैं कि अशोक अपने 99 भाइयों को मार के राजपाट किए हैं। उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया उनके भतीजे के द्वारा। ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ, अभी आगे आपको सारी कहानियाँ बताएंगे। तो ये देवानाम प्रियदर्शी के पीछे कहानी थी कि अशोक अपना नाम देवानाम प्रियदर्शी क्यों रखी, क्योंकि अशोक बताया जाता है कि बहुत खूबसूरत नहीं थे, तो उन्होंने अपना नाम ऐसा रखा था ताकि लोगों को उनको खूबसूरती का एहसास होता रहे। ठीक है, ये बस कहानियाँ हैं, इससे अपनी भावनाएं ज़बरदस्ती आहत मत कीजिएगा। ठीक है, प्रथम राजा जिसने जनता का अभिलेखों से माध्यम से आह्वान किया था वो थे अशोक। देवानाम प्रियदर्शी सर्वाधिक लिखित नाम था। ठीक है, और अब बात करते हैं लिपि की। अभिलेख मिल गया, स्रोत पता चल गए कौन कौन से थे। अब स्रोत में हमने एक स्रोत अशोक के अभिलेख की चर्चा कर ली। अब अभिलेख अगर लिखा गया था तो अभिलेखों पे लिखने की कोई लिपि रही होगी। ठीक है, कोई तरीका रहा होगा किस तरीके से उस पर लिखा गया था। तो इसके बाद हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? लिपि के बारे में। 4 प्रकार की लिपियां थी। ठीक है, पहली लिपि ब्राह्मणी लिपि, सबका एक एरिया विशेष रहता था, क्षेत्र विशेष। ये मगध में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। फिर खरोष्ठी लिपि, ये पश्चिम भारत में या पश्चिमोत्तर भारत में। ठीक है, फिर तीसरी थी अरमाइक या ईरानियन। ठीक है, सॉरी, अरमाइक या सीरियाई। चौथी थी यूनानी। ये जो दोनों लिपियां थी ये मोस्टली सीमांत भागों में, ठीक है, जहाँ सीमाएं ख़त्म होती थी लगभग उस इलाके में ये दोनों लिपियां मुख्यतः मिलती थी। अब रही बात खरोष्ठी लिपि की, तो बताया जाता है कि खरोष्ठी लिपि जो थी इसी से उर्दू का जन्म हुआ है। ठीक, तो 4 लिपियों के बारे में बताया हमने। खरोष्ठी थी, अरमाइक थी या सीरियाई भी कहते हैं, और ब्राह्मणी थी, यूनानी थी। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि सर्वाधिक मगध में मिलती है, खरोष्ठी लिपि पश्चिमी भारत में मिलती है, इसी से उर्दू का जन्म हुआ है। अरमाइक या सीरियाई
फिर यूनानी, ये सीमांत भागों में जो लिपियाँ थी वो थी। ठीक है, पश्चिम भारत या पश्चिमोत्तर, ठीक है, पश्चिमोत्तर ही ज़्यादा सटीक होगा। ठीक है, ठीक है, आज भी देखिएगा तो उधर उर्दू का प्रयोग ज़्यादा होता है हमारे पश्चिमोत्तर भारत में, पाकिस्तान हो गए, उधर अफगानिस्तान वगैरह जो क्षेत्र हो गए। ठीक है, अब आपको अभी कहानी बताया कि जैसे पुराना कोई खेत है, जैसे कोई भी खेत है, आप जब जुताई करते हैं तो अभी कुछ साल पहले अगर कोई सामान उसमें गिर गया है या बाई उड़ के आ गया है तो आप उसमें खोदेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब खुदाई वगैरह होती थी तो वहाँ पे ऐसे ही कुछ मिलते रहते थे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि टील पेंथर नामक एक अंग्रेज़ था, उसको ये मिला अभिलेख, लेकिन वो पहचान नहीं पाया या इसका सही समझ नहीं पाया कि ये असल में है क्या। ठीक है, असल में अंग्रेज़ों की एक वो भी थी, विचारधारा भी थी। वो क्या चाहते थे कि वो पूरे विश्व भर में ये जताना चाहते थे कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो सबसे पुरानी है, सबसे विशिष्ट है और सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त सभ्यता है। इसलिए वो वो भारतीयों को हमेशा तुच्छ दिखाने का प्रयास करते थे। इसलिए कभी उन्होंने वो उत्साहवर्धन नहीं किया जो असल में भारतीय सभ्यता को करना चाहिए था। लेकिन हर बाप का एक बाप होता है जिसे बाबा बोलते हैं, जो है आपके भाग्य में उसको कोई छीन नहीं सकता। सच्चाई छिपाए नहीं छिपती है। एक समय आया जब धीरे धीरे करके ऐसे प्रमाण मिलते गए और ये विश्व भर में जाना गया कि जो हमारी सभ्यता थी, भारतीय सभ्यता थी, वो विश्व में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सभ्यता थी, सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी। ठीक है, तो टील पेंथर था। ठीक है, टील पेंथर ने सबसे पहले, ये नाम याद रखिएगा, सबसे पहले किसे मिला था अभिलेख। ठीक है, या किसने सबसे पहले प्रयास किया था एक अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का, लेकिन समझ नहीं पाया था। ठीक है, दूसरा जेम्स प्रिंसेप, दूसरा नाम है। पढ़ने का प्रयास इन्होंने किया था। ठीक है, समझ नहीं पाए, इनको लगा कि ये कोई श्रीलंका के राजा का अभिलेख है। ठीक है, टील पेंथर को मिला लेकिन टील पेंथर कुछ समझ नहीं पाया। ठीक है, इनको लगभग जेम्स प्रिंसेप को 1837 के इर्द गिर्द में मिला था, लेकिन फिर मिला 1915 में मास्की अभिलेख। अभिलेखों के नाम याद रखिएगा, उनका जुड़ाव किस चीज़ से क्या है ये याद रखिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी आपको लग रहा है याद हो जाएगा, लेकिन परीक्षा आते आते भूल जाता है, इसलिए ट्रिक बना के रखिए। मास्की अभिलेख था, इसमें सबसे पहले नाम मिला देवानाम प्रियदर्शी। ठीक, तब इससे पहचाना गया कि ये किसका है, अशोक का अभिलेख है। पहली बार इसी से पहचान हुआ। ठीक है, तो बताए दो नाम बताए आपको, टील पेंथर बताए, जेम्स प्रिंसेप बताए। टील पेंथर को सबसे पहले मिला था, लेकिन टील पेंथर समझ नहीं पाया कि ये किसका है या क्या है। ठीक है, और आपको बताया उसका कारण भी था, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि वो ये जताना चाहते थे कि विश्व भर में पश्चिमी सभ्यता सबसे महानतम सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे विकसित सभ्यता थी। ये कारण था कि वो ज़्यादा उत्साहित नहीं करते थे भारतीय सभ्यता को। लेकिन वही होता है, आप छिपा नहीं सकते सच्चाई को। अब हर बाप का एक बाप होता है जिसे बाबा बोलते हैं। डायलॉग बाजी यहीं पे ख़त्म होती है। अगला है जेम्स प्रिंसेप है। जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किए थे, पढ़ नहीं पाए, इनको लगा कि श्रीलंका का कोई अभिलेख। लेकिन तीसरी बार जो मास्की अभिलेख मिला उससे ये क्लियर हो गया, उसमें लिखा था देवानाम प्रियदर्शी कि ये अशोक का है। ठीक है, अशोक का अभिलेख, अभिलेख का मतलब होता क्या है? ठीक है, अभिलेख का मतलब होता है कि पत्थर का कोई टुकड़ा हो गया, ठीक है, या कोई मूर्ति हो गई, उस पर हम कुछ लिख दिए। जैसे ये मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, इस पर आप कुछ लिख दिए, ठीक है, और ये आप कहीं गड़वा दिए, ठीक है। इस पत्थर पे ये जो लिखे हैं ये अभिलेख है, ठीक है। किसी पत्थर पे कुछ लिख देना। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि अभिलेख किसे कहते हैं। अब अशोक के अभिलेख में 3 प्रकार के अभिलेख थे, ठीक है। अभिलेख, लेखन की प्रक्रिया भी 3 तरीके से थी और 3 प्रकार के मतलब जगहों पे भी लिखी गई थी। पहला था शिलालेख,
स्तंभ लेख, गुहा लेख। शिलालेख में दो प्रकार का था, दीर्घ और लघु। स्तंभ लेख लगभग ऐसा था, स्तंभ जैसा था और उस पर ऐसे 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 लिखा गया था। गुहा लेख मतलब गुफाओं में, केव्स, गुफाओं में लिखा गया था। ठीक, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। ठीक है, हम इस तरीके से आपको पढ़ाते हैं। उम्मीद है आप अब मैच्योर्ड एज में पहुंच गए हैं, इस एज में पहुंच गए हैं कि आप समझते हैं। कोई आपका उंगली पकड़ के आपकी ऐसे नोट्स नहीं बनवा सकता कि बच्चों लिखिए आज अशोक के बारे में, तो हम बताएंगे कि 3 स्रोत थे और ऐसे थे वैसे थे। ठीक है, नोट्स आप बनाइए अपने तरीके से, कहानियाँ आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, और आपका आज का यहीं तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिर से आपको जितनी चीज़ें पढ़ाएं उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, असल में आगे पढ़ाने का कारण ये है कि आगे जो पॉइंट है उसको स्टार्ट करने का मतलब है कि ख़त्म करें, और ख़त्म करेंगे तो समय ज़्यादा आ जाएगा। और एक सूत्रवार तरीके से अभी कुछ कहानियाँ आपको पता चली हैं, तो अभी उसको जहन में दौड़ाइए, इन चीज़ों को देखिए। ठीक है, तो अभी जितना पढ़ाएं आज का आप एक बार रिवाइज़ करा देते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था उसकी जानकारी के 3 स्रोत थे। कौन कौन सा? मेगास्थनीज की इंडिका, चाणक्य की अर्थशास्त्र और अशोक का अभिलेख। इसमें सबसे प्रमाणिक था अशोक का अभिलेख। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो केवल नाम का अर्थशास्त्र है, असल में वो राजनीति से संबंध रखता है। उसके बाद हमने अशोक के स्तंभ अभिलेखों के बारे में पढ़ा। अशोक पहले राजा थे जिन्होंने जनता का आह्वान किया या जनता को संदेश पहुंचाया, किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद इनका जो मोस्टली अभिलेखों पे नाम था उसका क्या था? देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, और उसके बाद एक लिपि थी। अब लिखे हैं तो कोई तो लिपि होगी, कोई तो तरीका होगा लिखने का। तो 4 लिपियाँ थी, ब्राह्मणी थी, खरोष्ठी थी, अरमाइक या सीरियाई थी, और चौथी थी यूनानी। अरमाइक और सीरियाई जो थी वो आपके मोस्टली सीमांत इलाकों में थी। ठीक है, सीमांत मतलब जहाँ सीमाएँ ख़त्म होती है उसके इर्द गिर्द। और खरोष्ठी आपके पश्चिमोत्तर भारत में थी, आज भी वहाँ खरोष्ठी से उर्दू का जन्म हुआ है। तो ये समझ में आएगा कि आपको वहाँ पे क्यों है। फिर ब्राह्मणी मोस्टली मगध में यही थी। ठीक है, और उसके बाद बात की कि अभिलेख मिलने की मतलब चलन शुरू कैसे हुआ। तो सबसे पहले टील पेंथर को मिला, टील पेंथर समझ नहीं पाया। उसके बाद जेम्स प्रिंसप को मिला 1837 में, उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि ये किसी श्रीलंका के राजा का है। उसके बाद 1915 में जब मास्की अभिलेख मिला तब हमको ये समझ में आया, उस पर देवानाम प्रियदर्शी नाम लिखा मिला, तो पता चला कि ये अशोक का अभिलेख। और अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के थे, 3 तरीके से लिखे गए थे, 3 प्रकार के: शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। शिलालेख मतलब पत्थरों पे लिखा गया, स्तंभ लेख मतलब स्तंभ के आकार का था उस पर लिखा गया, और गुफाओं में लिखा गया, गुहा लेख। ठीक है, और जो शिलालेख था वो 2 प्रकार का था, दीर्घ और लघु। और एक संदेश जनता के हित में, आप लोग जाइए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराइए, वैक्सीन के बारे में भ्रम मत पालिए, व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से ऊपर उठिए और वास्तविकता में जाइए। WHO की जानकारियों का पालन कीजिए। व्हाट्सएप या फेसबुक यूनिवर्सिटी पे कोई फॉरवर्डेड ज्ञान लेके आगे मत जाइए, आगे मत बढ़ाइए, गलत ज्ञान को कभी भी फॉरवर्ड मत कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराइए, खुद की सुरक्षा के लिए, किसी की बातों के लिए नहीं। ठीक है दोस्तों, आज का अध्याय यही खत्म होता है। कल फिर नए कहानी और तथ्यों के साथ मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, दबा के पढ़िए। जय हिंद।